इस वीडियो में हम लोग सी सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस, एरेज, पॉइंटर्स, सबका आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा। और ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देव सी प्लस प्लस एक इंटी आईडीई है जिसमें हम लोग अपने सी के प्रोग्राम लिखेंगे। आईडीई जो होता है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं देव सी प्लस प्लस डाउनलोड। एंड ये जो sourceforce.net वाली वेबसाइट है उसमें जाके हम लोग देव सी प्लस 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 डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देव सी प्लस प्लस है उसमें ऑलरेडी से ही सारे फीचर्स हैं। हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा सेटअप नहीं करना पड़ेगा सी रन करने के लिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं बस अब सेटअप करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा देव सी प्लस प्लस। अब इसको सेटअप कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड तो हो चुका है। अब बस आपको ये जब सेटअप रन हो जाए आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। आप बस कॉपी करते जाओ मैं जो लिख रहा हूँ। जब भी हम लोग कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग का एक रिचुअल होता है एक तरीके से कि हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं एज अ पहला प्रोग्राम। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन F12 से हम लोग रिबिल्ड करते हैं एंड फिर फंक्शन F10 यूज़ करके ये प्रोग्राम रन कराएं। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो मतलब सक्सेसफुली हम लोग ने अपना पहला प्रोग्राम लिख लिया। अब समझते हैं ये प्रोग्राम है क्या। जब हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन ढूंढता है जो कि है ये। से यहाँ मेन फंक्शन मिला तो ये वो उस बॉडी के अंदर जाएगा, मेन फंक्शन की बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके अंदर जो भी लाइन्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें प्रिंट एफ लिखा था। प्रिंट एफ से मतलब ही समझ में आ रहा है ये कुछ प्रिंट कराने के काम आता होगा। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। अब ये जो हैश इंक्लूड stdio.h ये क्या लिखा है मैं बताता हूँ। ये हैश इंक्लूड जो समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग एक फाइल इंक्लूड कर रहे हैं stdio जिसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब हम लोग जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें तो पहले से कोई इनपुट आउटपुट के फंक्शंस बने नहीं हैं। हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ फाइल्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी एंड इस लाइन को यूज़ करके हम लोग इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि ये प्रिंट है फंक्शन। अब आगे देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होता है। सबसे पहले एक वेरिएबल बना के देखते हैं इंट ए जैसे इक्वल टू 10। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो कुछ डेटा स्टोर करने के काम आते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर ये 10 स्टोर्ड है एज एन डेटा। ये जो इंट है वो उसका डेटा टाइप है कि उसमें कैसा डेटा स्टोर किया जाएगा। इंट मतलब इंटीजर टाइप। अब 10 तो एक इंटीजर है तो उसमें ए में इंट ऐसे ही डेटा स्टोर किया जाएगा। अब हम लोग कुछ और टाइप के वेरिएबल्स भी बना के देखते हैं जैसे कि डबल बी इक्वल टू 3.1415। जो डबल है उसमें हम लोग डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एंड ये कैर जो है कैर सी एच कैर में हम लोग वही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं जो कि एक सिंगल कोट्स के अंदर क्लोज्ड होएगा। मतलब उसमें हम लोग को ये लगाना ही पड़ेगा। अब वेरिएबल्स का नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, बस वो नंबर से स्टार्ट नहीं होएगा। ना नंबर से ना सिंबल से। नेम कुछ भी हो सकता है, ऐसे नेम जैसे हो सकता है कुछ भी एंड उसके आगे आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं होंगे। अगर मैं लगा के भी देखूँ तो देखिए यहाँ पे एक एरर शो करेगा, रेड हो गया। अब एक बार
हम लोग इनको भी वेरिएबल्स को भी प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारी जो एक नॉर्मल तरीका ये होगा कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दें। मतलब पहली अप्रोच ये होगी कि अगर हम लोग वेरिएबल का नाम लिख दें तो प्रिंट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और सी एच प्रिंट हो गया। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड पहले से प्रिंट था, अब यहाँ पे सी एच, पर हम लोग को तो टी प्रिंट कराना था। तो यहाँ पे टी इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि जो भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो हम लोग को एक यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखना पड़ेगा, जैसे %c। अब जो कि वेरिएबल को डिनोट करता है कि इसके अंदर कोई वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, एंड फिर वेरिएबल जो भी होगा उसको हम लोग बाहर लिख देंगे उन डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगा के। तो अब एक बार रन करके देखते हैं एंड इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने से ये होता है कि जो कंपाइलर है वो उस लाइन को इग्नोर कर देगा, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये देखिए अब टी प्रिंट हो गया। तो क्या हम लोग को ए और बी प्रिंट कराने के लिए भी %c यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, जो %c है वो कैरेक्टर टाइप के लिए। अब अगर हम लोग को कोई नंबर इंटीजर प्रिंट करना होगा तो हम लोग %d लिखेंगे, एंड अगर कोई नंबर जैसे डेसिमल वाला प्रिंट करना होगा तो %f लिखेंगे, जो कि होता है फ्लोटिंग टाइप। हम लोग कॉमा लगा के वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं इजीली। यहाँ पे a आएगा क्योंकि %d था, एंड यहाँ पे b। देखिए टी प्रिंट हो गया, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे हमारा 3.1415 क्योंकि पाई की वैल्यू है। अब हम लोगों ने प्रिंट तो करा दिया वेरिएबल्स, पर अगर हम लोग को उसमें कुछ वैल्यू लेनी होगी एज एन इनपुट तो कैसे लेंगे? तो अब हम लोग समझते हैं स्कैनएफ फंक्शन। अब स्कैनएफ फंक्शन भी प्रिंटएफ की तरह होता है एंड यूज भी बिल्कुल वैसे करते हैं। अब मालूम है हम लोग को कि अगर हम लोग को कोई वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर करनी होगी तो हम लोग को प्लेस होल्डर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे %d, एंड फिर हम लोग को उसके आगे यहाँ पे वेरिएबल लिखना पड़ेगा। अब वेरिएबल हम लोग ऐसे लिख देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब जैसे अगर आपको कोई पार्सल किसी के पास पहुंचाना है तो आप उसके एड्रेस पे पहुंचाओगे, ना कि उस पर्सन तक। मतलब पर्सन तक तो पहुंचा रहे हो लेकिन पहले आप उस एड्रेस पे जाओगे जहाँ पे वो पर्सन रहता है। तो अब इसका एड्रेस कैसे पहुंचेंगे? इसका एड्रेस के लिए हम लोग एक एम्परसेंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे जो इस वेरिएबल का एड्रेस डिनोट करता है, कि पॉइंट आउट करता है कि ये जो है वो उसका एड्रेस है। तो हम लोग अब स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करके एक वेरिएबल लेते हैं एज एन इनपुट, एंड यहाँ पे हम लोग एक \n लगा देंगे। \n से ये होता है कि जो भी हमारा कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो अब ये सब एक ही लाइन में नहीं प्रिंट होएगा। देखिए अब वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, कोई भी नंबर, जैसे 456। अब अगर हम लोग ने प्रिंट करा के भी नहीं देखा कि वो कैसे करेगा, तो वो प्रिंट भी करा के लेते हैं। %d एंड कोई एक नया वेरिएबल बना लेते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम लोग उसको नॉर्मल लिख देंगे, उसका एड्रेस नहीं बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने लिखा 34 प्रिंट हो गया। अब वेरिएबल्स को इनपुट आउटपुट लेना ठीक है, पर हम लोग को कुछ ऑपरेशन भी तो परफॉर्म करने होंगे, ऐसे तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगी। तो अब हम लोग कुछ ऑपरेटर्स देखते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे। तो मैं अभी के लिए एक और वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे इंट n1, जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर हो गई 10, इंट n2 जिसमें कुछ वैल्यू 3 हो गई स्टोर। अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया n3, जिसमें हम लोग अब n1 और n2 का सम स्टोर करेंगे। तो अब एक बार इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। ये लाइन को कमेंट कर देते हैं।
देखिए 13 प्रिंट हो गया, यहाँ पे था 10 और 3। अब और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एस्ट्रिक सिंबल, एंड डिवीजन के लिए स्लैश सिंबल। अब एक बार ये भी रन करके देख लेते हैं। जैसे 3 आ गया, 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 3 आएगा एंड रिमाइंडर बचेगा 1। अगर हम लोग को कभी रिमाइंडर की नीड हुई कि हम लोग को चाहिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो हम लोग परसेंट सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। जैसे 1 आ गया, अब जब 10 को 3 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये वो प्रिंट हो गया। अब नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना भी ठीक है, पर अगर हम लोग को कोई डिसीजन लेना हो, जैसे कि अगर n1 बड़ा हो n2 से तभी n1 प्रिंट करो, वरना मत करो, वरना n2 प्रिंट कर दो, तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स ब्लॉक यूज़ करते हैं। एंड उसको हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं, इफ n1 इज बिगर देन n2। ये मैथ्स में भी सिंबल आपने यूज़ किया ही होगा, ये बिगर देन का। इसके अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये जो है ट्रू है, अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। अब प्रिंट एफ किया %d n1, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये जो है वो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। एल्स प्रिंट एफ %d n2। अब एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये 110, ओ हम लोगों ने ये लाइन नहीं हटाई। ये देखिए 10 प्रिंट हो चुका है। अब ये जो ऑपरेटर है उसे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। एंड और भी ऑपरेटर्स हैं जो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन बता दिया आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर n1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है n2 के तो प्रिंट करा दो, वरना मत कराना। अगर हम लोग एग्जांपल लें तो n1 बिगर देन n2 एंड यहाँ पे हम लोग 10 कर दें, जो कि फॉल्स है, क्योंकि n1 जो है n2 के इक्वल है लेकिन बड़ा नहीं है, तो ये 10 प्रिंट कर रहा है। एंड यहाँ पे मैं ये भी लिखा देता हूँ कि ये कौन सा वेरिएबल है, जैसे n2 है, n2 इक्वल टू %d एंड n1। अब और क्लियर हो जाएगा, ये देखिए n2 वाला प्रिंट हुआ है 10। और अगर मैं n1 बिगर देन इक्वल टू कर दूं तो देखिए n1 इक्वल टू 10। अब ये भी समझ गए। अब ये लेस देन इक्वल टू भी एक ऑपरेटर होता है, एंड इसके साथ दो ऑपरेटर और होते हैं, जैसे कि इक्वल टू, अगर n1 इक्वल टू n2 है जो कि अभी के लिए ट्रू है, तो ये प्रिंट करा देगा n1 इक्वल टू 10। एंड इसी के साथ नॉट इक्वल टू भी होता है, n1 इज नॉट इक्वल टू n2, हालांकि n1 की जो वैल्यू है वो n2 से इक्वल नहीं है, जो कि फॉल्स हो जाएगा, तो ये एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। तो ये जो प्रिंट करा देगा n2 इक्वल टू 10। एंड इसके साथ साथ कुछ ऑपरेटर्स और भी होते हैं जो हम लोग को इन कंडीशंस को कंबाइन करने के काम आते हैं, जैसे कि एंड सिंबल। एंड सिंबल से ये होता है कि अगर, अब मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लिखी n1 इक्वल टू 10, एंड सिंबल से ये होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, जो कि नहीं है, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इस ब्लॉक में आएगा, वरना एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अब ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई या दोनों फॉल्स हो गए तो ये रन नहीं करेगा। अब ये प्रिंट होएगा n2 इक्वल टू 10। देखिए n2 इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया। अब इसी के साथ एक और ऑपरेटर है जो कि है और ऑपरेटर। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो वो इस कंडीशन, तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, वरना एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, तो दोनों भी ट्रू हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे फंक्शन F12, देखिए n1 प्रिंट हो गया था, n1 इक्वल टू 10।
अब एक और ऑपरेटर है जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे n1 बिगर देन n2 है, ये फॉल्स है अभी, इसको मैं 3 कर देता हूँ। ठीक, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब ये n1 इक्वल टू 10 प्रिंट करा देगा। तो n1 इक्वल टू 10 प्रिंट हो गया। अब वो जो ऑपरेटर है जो इस कंडीशन का ट्रू में जो भी मिल रहा होगा आउटपुट वो उसका उल्टा कर देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ये नॉट सिंबल लगाया एंड इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया ऐसे, तो यहाँ से तो ट्रू मिल रहा था, पर ये जो नॉट सिंबल है वो ट्रू का फॉल्स कर देगा एंड फॉल्स का ट्रू कर देगा। तो ये ट्रू मिला, यहाँ से ये फॉल्स हुआ, तो अब ये सीधे एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। देखिए n2 इक्वल टू 3 प्रिंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं लूप्स क्या होते हैं। उसके पहले एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो आपको 1 से लेकर 10 तक कोई सीरीज प्रिंट करनी है, एंड तो फिर आप कैसे करोगे, या तो फिर ऐसे करोगे प्रिंट 1, फिर प्रिंट f2, या ऐसे कंटिन्यू करोगे, या तो आप एक वेरिएबल ले लोगे जिसकी जगह आप मतलब कि इसको रिप्लेस कर दोगे, जैसे इंट नम ले लिया जिसकी वैल्यू 1 है, आप उसको बार बार इंक्रीमेंट करते रहोगे एंड उसको प्रिंट कराते रहोगे। बट इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग को लूप्स प्रोवाइड करते हैं करे हैं। लूप्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टास्क को कई बार रन करने के काम आता है जब तक कोई कंडीशन मेट नहीं हो जाती। अब मैं एक लूप बना के देखता हूँ, वाइल लूप। तो वाइल लूप ये होता है कि वाइल कोई कंडीशन ट्रू है, जैसे मैंने कहा वाइल, पहले एक नम बना लेते हैं, इंट नम इक्वल टू 1। अब वाइल नम इज लेस देन 10, तो प्रिंट कराते रहो नम को, जो कि हो गया परसेंटी एंड ये \n, एंड यहाँ पे हम लोग नम लिख देते हैं। एंड अब हम लोग नम को भी प्लस प्लस कर लेते हैं, कि अब हम लोग को नम की वैल्यू बढ़ाते रहना है क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सीरीज प्रिंट करनी है। ये देखिए 1 यहाँ से प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम लोग अगर यहीं पे लेस देन इक्वल टू तक करते तो 10 तक प्रिंट हो जाता, एंड हम लोग ये हटा देते हैं। तो ये देखिए 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। यही होते हैं लूप्स। एंड प्रोग्रामिंग में 3 लूप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब मेनली वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप्स। तो ये तो वाइल लूप का एग्जांपल था। अब डू वाइल भी बिल्कुल ऐसा होता है, बट उसमें कंडीशन पहले चेक होने की जगह लास्ट में चेक होती है। कुछ ऐसे डू सर्टेन टास्क, जो कि ब्रैकेट बना दिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, वाइल नाम इज लेस देन इक्वल टू 10। इसमें हम लोग सेम काम करते हैं, प्रिंट एफ %d नाम को ऐड कर, बस इसका लिखने का तरीका चेंज हो जाता है बट काम बिल्कुल सेम है। हाँ, यहाँ पे हम लोग ने वाइल नहीं लिखा, डू दिस वाइल नाम इज लेस देन इक्वल टू 10। अब हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट num2, जिसकी वैल्यू भी 1 से स्टार्ट होगी, एंड यहाँ पे नम की जगह वो num2 प्रिंट कराएगा, जो कि सेम ही है। तो हम लोग का प्रिंट करा लेते हैं फंक्शन f10। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक एंड 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया, दोनों का काम सेम है। बट डू वाइल जो लूप है उसमें ये लूप एक बार तो चलता है एटलीस्ट, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी। अब मैं बताऊं, अगर मैं इसको हटा दूं एंड यहाँ पे नम कर दूं वापस,
तो ये 1 से लेके 11 तक प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। ये जो नम था वो 1 से लेके 10 तक चला जब तक नम की वैल्यू 10 नहीं हो गई, है ना। अब यहाँ पे जब वो लूप खत्म हुआ तब नम की वैल्यू हो गई है 11, तभी तो ये इस लूप से ब्रेक होएगा, वरना तो ब्रेक ही नहीं होगा। अब 11 हो गई। अब ये कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि नम जो है ना वो 10 के इक्वल है ना उससे छोटा है 10, तब भी उसने एक बार प्रिंट कर दिया 11। उसने यहाँ पे बाय 11 प्रिंट किया था एंड फिर नम की वैल्यू 12 हो जाएगी यहाँ पे। एंड तब वो चेक करेगा कि नम की लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। अब लेकिन वो चेक करता है, वो कहता है यहाँ पे तो हमें कंडीशन फॉल्स मिल गई, तो अब हम आगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बस एक बार फिर से एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए इसीलिए वो यहाँ तक 10 प्रिंट हुआ एंड फिर 11 डू वाइल लूप से प्रिंट हुआ था। अब हम लोग समझते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप इसी का थोड़ा सा एनहांस्ड वर्जन है नंबर्स के लिए। जैसे फॉर यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज भी करते हैं, जैसे इंट आई इक्वल टू 0 हो गया या 1 ले लेते हैं एंड आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। हम लोग सब कुछ एक ही लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं कि जो भी वैल्यू है उसकी पहले इनिशियल वैल्यू क्या है। फिर यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन लिखते हैं कि उस जब तक कोई कंडीशन मेट ना हो तब तक रन करना है कि नहीं। एंड यहाँ पे स्टेप लिखते हैं कितना एक बार में आगे बढ़ाना है वैल्यू को। अब हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे कि आई इक्वल टू आई प्लस 2, तो ये बार बार 2 स्टेप्स लेता। तो पहले आई प्लस प्लस लेके देखते हैं जो कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जो एक वैल्यू इंक्रीज करने काम आता है। हम लोग ने इसके अंदर प्रिंटफ लिखा %d एंड यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे। तो एंड अब इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं पूरे को। एंड यहाँ पे आई इंटू 10 कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा और भी मज़ा है क्या कैसे वर्क कर रहा है। कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हैं इस बार। हम लोग को पहले इंट पहले करना पड़ेगा, इंट आई इनिशियलाइज। जैसे इंट आई यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे हम लोग अब सीधे वैल्यू दे सकते हैं। ये देखिए 10 से लेकर 90 तक प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दूँ तो वो 100 भी प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू चेंज भी कर दूँ तो वो आई का टेबल प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे जैसे 4 का टेबल प्रिंट कराना है, मैंने आई इंटू 4 लिख दिया। अब आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक तो जाएगी ही। तो ये देखिए 4 8 12 16 ये टेबल प्रिंट हो गया 4 का। अब मान लो मुझे बहुत सारे नंबर्स स्टोर करने हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो या तो मैं ये करूँ, मैं खूब सारे वेरिएबल्स बनाऊँ जैसे इंट जे इक्वल टू 5 कॉमा के इक्वल टू 7, या तो मैं ये करूँ, या तो मैं इनकी जगह एरे एरे यूज़ करूँ। एरे जो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को हम लोग एरे कहते हैं। अब अगर मैं एक डिक्लेयर करूँ एरे, तो इंट ए आर आर, एक ये हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, इसके अंदर हम लोग उसकी लेंथ लिखेंगे कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे। इसमें मैंने 5 लिखा है तो उसमें हम लोग 5 नंबर स्टोर कर सकेंगे। एंड यहाँ पे इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर अब हम लोग अपने नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 5 7 8 2 3। अब अगर हम लोग को उसका पहला एलिमेंट प्रिंट कराना है तो हम लोग ARR ऑफ 0 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। हालांकि अगर हम लोग को पहला एलिमेंट चाहिए तो हम लोग उसको 0 से प्रिंट करा सकते हैं, मतलब 0th पोजीशन को यूज करके प्रिंट करा सकते हैं कुछ ऐसे। ये देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया जो कि 0th पोजीशन पे था। तो ये हो गया 0 एलिमेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4।
टोटल 5 एलिमेंट्स हो गए। पर अगर मुझे सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा। इसको पहले कमेंट कर देते हैं। अब फॉर अब वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो पहले एलिमेंट 0 होएगा एंड लेस देन 5 तक जा रही है, 4 तक, एंड आई प्लस प्लस परसेंट एंड यहाँ पे हम लोग एयर आर ऑफ आई लिखेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू जो है बार बार चेंज हो रही है। ये देखिए 57823 प्रिंट हो गया। हम लोग चाहें तो ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, फॉर्मेट मैटर नहीं करता। तो अब हम लोग स्ट्रिंग समझते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। बट उसके हाँ, स्ट्रिंग्स देखते हैं क्या होते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो हम लोग एक एरे बनाते हैं, कैर एस टी, एंड उसकी जैसी लेंथ दे दी 5, एंड उसके अंदर अब एलिमेंट्स हम लोग ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ए बी ऐसे। एंड अब हम लोग इसको फिर से लूप्स को यूज करके प्रिंट करा सकते हैं। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, हम लोग परसेंट सी यूज करेंगे, एंड यहाँ पे एस टी ऑफ आई। ये देखिए ए बी सी डी ई प्रिंट हो गया। बट ऐसे इनपुट देना तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। ऐसे इनपुट हम लोग को देने की जरूरत भी नहीं है। जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम लोग चाहें तो ऐसे भी इनपुट कर सकते हैं सीधे, जैसे KRISH। ये देखिए यहाँ पे क्रिश प्रिंट हो गया। हम लोग सीधे ऐसे भी इनपुट दे सकते हैं एज अ स्ट्रिंग। बट अगर हम लोग को इनपुट लेना है यूजर से, तब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें भी स्कैनएफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं यूज करके दिखाता हूँ। अब स्ट्रिंग्स के लिए हम लोग %s लिखेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास कर देंगे st का, एंड फिर हम लोग प्रिंट भी करा देते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ देता हूँ, जैसे FKLD, कुछ भी दे दिया। ठीक, अब ये पहले 5 लेटर लेगा क्योंकि उसकी लेंथ 5 थी, एंड उसने वो प्रिंट करा दिया। अब अब हम लोग ने स्ट्रिंग्स तो इनपुट ले लिया, बट अगर हम लोग को नंबर्स इनपुट लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके लिए भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर करते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग स्कैन फंक्शन यूज कर सकते हैं, %d
एंड ये वैल्यू जो हम लोगों ने दी थी अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। अब इसी को रन करके देखते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स इनपुट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 5 नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। अब ये स्ट्रिंग का इनपुट ले रहा है, जो कि मैं कुछ भी दे देता हूँ, एंड ये पहले ही 5 लेटर्स लेगा। अब हम लोग समझते हैं पॉइंटर्स क्या होते हैं। पहले इसको कमेंट कर देते हैं पूरे कोड को। पॉइंटर्स जो होते हैं वो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के काम आते हैं। मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट n इक्वल टू 10, तो ये n जो वेरिएबल है वो मेमोरी एड्रेस में जाके कहीं बन जाएगा मेमोरी में, एंड वो छोटी सी कोई जगह ले लेगा। एंड जो वो जगह लेगा वहाँ पे उसका एक एड्रेस डिफाइंड होएगा कि उस पोजीशन पे मतलब कौन सा नंबर है या कुछ भी, मतलब कुछ तो डिफाइन होएगा जो उसे एड्रेस बताता है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पॉइंटर टाइप का, जो कि होता है ऐसे इंट एस्ट्रिक पी। अब हम लोग इसमें चाहे तो p में n का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। p इक्वल टू %n। अब %n आपने तो कहीं यूज़ किया है, जो कि है स्कैनफ में। अब हम लोग जब एम्परसेंड यूज़ करते हैं तो हम लोग उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहे होते हैं, तो इसका यही काम है। अगर हम लोग अब p प्रिंट करा के देखें, एक्चुअली शायद n जो है वो डिफाइंड है ऑलरेडी ऊपर, n1 ले लेते हैं। ये देखिए 6487548, जहाँ पे n1 डिफाइंड है, जहाँ पे n1 बना हुआ है, वहाँ पे उस लोकेशन का जो एड्रेस था वो था 64 समथिंग कुछ, ये 6487548, इसे ही हम लोग मेमोरी एड्रेस कहते हैं। अब अगर हम लोग चाहें तो सीधे पॉइंटर यूज़ करके एज एन इनपुट भी ले सकते हैं, जैसे स्कैनफ किया मैंने, एंड यहाँ पे %d लिया, एंड %n1 लिखने की जगह हमने उसका एड्रेस पास कर दिया, क्योंकि हम लोग तो एड्रेस में स्टोर करते हैं ना वैल्यू। एंड फिर प्रिंट करा के भी देखेंगे कि उसमें वैल्यू क्या हुई है, प्रिंट एफ n1। अब अगर हम लोग ये लाइन रिमूव करते हैं तो उसका आउटपुट 10 आना चाहिए, पर हम लोग कुछ भी वैल्यू दे के देखते हैं। 4534, अब n1 में 4534 हो गया, जबकि हम लोगों ने उसके एड्रेस पे वैल्यू स्टोर की थी। तो अब आपको थोड़े से पॉइंटर्स और क्लियर हो गए होंगे एंड स्कैनफ फंक्शन कैसे वर्क करता है ये भी। अब पॉइंटर्स के भी हम लोग पॉइंटर्स बना सकते हैं। हम लोगों ने जो वेरिएबल बनाया है इंट एस्ट्रिक पी, अब ये भी तो किसी लोकेशन पे जाके स्टोर हुआ होगा ना। हम लोग चाहे तो इसका भी एक डबल पॉइंटर बना सकते हैं, p1, जो p जो p वेरिएबल है उसका स्टोर करेगा एड्रेस कुछ ये। अब हम लोग दोनों एड्रेस प्रिंट करा के देखते हैं। n1 का एड्रेस हो जाएगा ये p, एंड प्रिंट एफ का यहाँ पे p1। ये देखो 6487548, यहाँ पे 6487536, ये रहा दोनों का एड्रेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपने एंजॉय किया होगा एंड आपने सी के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख लिए हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे।